सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 4 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा से खामोश निकासी जारी, इंसानी मदद के नाम पर डिस्प्लेसमेंट की स्कीम बेनकाब, सीज फायर के साए में हो रही बेदखली, ईस्ट गजा की सर्द रात में हुई सैकड़ों खानदानों की जबरन हिजरत, मादरो की किडनैपिंग के बाद अब वेनेजुएला में हुकूमत चलाएगा खुद अमेरिका, ट्रंप ने किया बड़ा दावा, वॉरशिप से आई मादरो की तस्वीर, एक प्रेसिडेंट के साथ ऐसे बर्ताव की हो रही मजम्मत, वेनेजुएला में तख्ता पलट देखकर इस्राएल हो रहा खुश, ईरान के लिए चाहता है यही सेम स्क्रिप्ट, ईरान में एहतजाज पर सख्ती, खामेनेई बोले हंगामे के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ, और साउथ यमन पर हमलों के बाद अब बातचीत की पहल, एसटीसी ने सऊदी अरब का ऑफर किया कबूल। करते हैं इस शो की शुरुआत जिसमें मिडिल ईस्ट के अलावा आज वेनेजुएला से आई कुछ खास खबरें होंगी। पहली खबर गजा से खामोशी के साथ लोगों को बाहर निकालने का खेल अब खुलकर सामने आने लगा है और इसी के साथ एक नए खौफ ने जन्म ले लिया है। डिस्प्लेसमेंट स्कीम का खौफ है ये, और खुलासा हिलाकर रख देता है। गजा के अंदर हालात ऐसे हैं कि लोग अब किसी ऑफिशियल रास्ते से नहीं बल्कि सीक्रेट और धुंधले रास्तों के जरिए बाहर जा रहे हैं। न कोई साफ प्रोसेस, न कोई ऐलान, बस अचानक कुछ फैमिलीज और कुछ चेहरे गजा से गायब हो जाते हैं। इन खामोश निकासियों के पीछे एक यूरोप बेस्ड तंजीम का नाम सामने आ रहा है जिसका नाम बताया जा रहा है अल मज्द यूरोप। कहते हैं इसके इसराइल से लिंक हैं, नाम मुसलमानों वाला है लेकिन वास्ता नहीं। फ़लस्तीनी अफसरों और क्रिटिक्स का इल्ज़ाम है कि ये तंजीम इसराइल की मंजूरी के साथ चुनिंदा फैमिलीज़ और अफराद को गजा से बाहर भेज रही है, बिल्कुल स्मगलिंग के स्टाइल में। गजा के रहने वाले खुद हैरान हैं कि गजा के कुछ मशहूर लोग, कुछ जानी मानी हस्तियां अचानक किसी दूसरे मुल्क में नजर आने लगती हैं बिना ये बताए कि वो गजा से निकले कैसे। ये राज तब थोड़ा और खुला था जब कुछ हफ्ते पहले साउथ अफ्रीका भेजे जा रहे लोगों का या फैमिलीज का एक ग्रुप एयरपोर्ट पर कई घंटों तक फंसा रह गया। मजबूर होकर इन लोगों ने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई और दुनिया के सामने हकीकत आई। हैरानी की बात की रही कि मदद फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने नहीं बल्कि इसराइली अफसरों ने की, जैसे उनकी जिम्मेदारी थी गजा से इन लोगों को बाहर ले जाकर कहीं और बसाने की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त गजा से बाहर जाने के 4 रास्ते बताए जा रहे हैं, या यूं कहें कि 4 तरीके। पहला रास्ता जिसे इंसानी मदद के नाम पर निकासी कहा जा रहा है और इसी को अल मज्द यूरोप हैंडल कर रहा है। दूसरा रास्ता वो जहां से कुछ यूरोपीय काउंसिलेट्स सीधे इसराइली अफसरों से तालमेल करके लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। तीसरा रास्ता है तालीमी स्कॉलरशिप के बहाने कि चलो तुम बड़े यूनिवर्सिटीज़ में बाहर पढ़ना है, स्कॉलरशिप्स देंगे तो गजा के लोग बाहर। और चौथा इलाज के नाम पर कि बाहर इलाज करवाएंगे, तुम जख्मी हो, ये है वो है, पुरानी बीमारियां हैं। इन सब मामलों में एक ही एग्जिट पॉइंट इस्तेमाल हो रहा है, करेम शलोम क्रॉसिंग, जो गजा की ज़मीन से लगी हुई है। गजा के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर और नवंबर 2025 में करीब 200 मरीजों को बाहर भेजा गया और हर मरीज के साथ 2 या 3 लोग भी निकले, तो यानी हर मरीज अपने साथ कुल जमा खुद को मिलाकर 4 लोग ले गया। यानी तस्वीर साफ है दोस्तों, ये सिर्फ इमरजेंसी निकासी नहीं है बल्कि गजा को रफ्ता रफ्ता खाली कराने की खामोश स्ट्रेटजी लगती है। और सवाल ये है, क्या ये महज इत्तेफाक है या गजा से फ़लस्तीनियों को बाहर धकेलने की एक स्लो लेकिन सोची समझी साजिश है? बताइएगा। अब गजा से एक और खबर जो हिला कर रख देती है, तसव्वुर कीजिएगा, बस ठंड महसूस करते हुए तसव्वुर कीजिएगा और सुनिए इस खबर को। कल रात गजा सिटी के ईस्टर्न हिस्से में हालात एक बार फिर बेहद खौफनाक हो गए। अल तुफ़ा क्लब के आसपास के इलाकों के लिए इस्राएली फ़ौज ने फ़ौरन एक हुक्म जारी किया कि इस इलाके को ख़त्म करो, इस इलाके को खाली करो। टेंटों और कैंपों में रह रहे सैकड़ों लोग एक साथ निकल गए। सर्द रात में अपने आशियाने को छोड़कर हिजरत करने का दर्द फ़लस्तीनियों से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। औरतें, बच्चे, बूढ़े जो जहाँ थे जैसे थे वहीं से उठकर निकल पड़े। किसी के पास वक्त नहीं था, किसी के पास रास्ता नहीं था। टूटी सड़कों पर अंधेरे में टेंट समेटते हुए, बच्चे गोद में उठाए हुए ये लोग जान बचाकर भागते नजर आए। ये कोई मामूली शिफ्टिंग नहीं थी, ये पूरी की पूरी आबादी को जबरन हिलाने की तस्वीर थी। एक बार फिर वही मंजर सामने था,
टेंट खाली, सामान बिखरा हुआ और पीछे छूटता हुआ एक इलाका जिसे अब शायद दोबारा लौटकर देखने का भी मौका ना मिले, क्योंकि इसराइल की येलो लाइन लगातार आगे बढ़ती जा रही है, जमीन कब्जाए जा रही है लगातार। यानी सीज फायर गजा में अब भी लोगों को चैन से नहीं जीने दे रहा। सीज फायर के बावजूद गजा में अब भी लोग बेदखल हो रहे हैं। लोगों को जड़ से उखाड़ने का अमल पूरी रफ्तार से जारी है। ये 3 और 4 जनवरी की सर्द रात की तस्वीर है, जब हम में से ज्यादातर लोग गर्म लिहाफों में थे। तब ये फिलिस्तीनी उसी ठंड में खुले आसमान के नीचे बस पैदल चले जा रहे थे। इनका सफर बहुत लंबा है, कब खत्म होगा पता नहीं। गजा में मदद पर नया वार हुआ है। एनजीओ नेटवर्क ठप होने की कगार पर पहुंच गया है। ऑक्युपाइड फिलिस्तीन यानी कब्जे वाले फिलिस्तीन में काम कर रहे 50 से ज्यादा इंटरनेशनल एनजीओज ने यह वार्निंग दी है कि इसराइल के नए रजिस्ट्रेशन कायदों की वजह से उनका काम बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। यह सब कुछ नए साल की शुरुआत में ही हो रहा है। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब गजा पहले ही सख्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में डूबा हुआ है। इन दर्जनों तंजीमों का कहना है कि इस्राएली अथॉरिटीज उनके लाइसेंस सस्पेंड कर रही हैं और सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के नाम पर नई शर्तें थोपी जा रही हैं। इनमें सबसे खतरनाक मांग यह है कि एनजीओ से उनकी फिलिस्तीनी स्टाफ की पूरी लिस्ट मांगी जा रही है। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस का, इन एनजीओस का यह कहना है कि अगर ये कायदे लागू रहे तो गजा, वेस्ट बैंक और यरूशलेम में राहत और मेडिकल मदद का पूरा सिस्टम बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। कई एनजीओज ने साफ कहा है कि स्टाफ की डिटेल्स इसराइल के साथ शेयर करना न सिर्फ उनके लिए नामुमकिन है, बल्कि इससे ज़मीनी लोगों की जान को भी सीधा खतरा पैदा हो सकता है। चुन चुन के मार सकता है। सीज़फायर के बावजूद लगातार हमले कर रहा है। जर्नलिस्ट चुन चुन के मारे गए हैं। उन्हें डर है कि राहत पहुंचाने वाले लोग चुन चुन के मारे जा सकते हैं जब उनकी पूरी आइडेंटिटी इसराइल के पास होगी। एनजीओ नेटवर्क ने इस ह्यूमैनिटेरियन काम को जानबूझकर अपाहिज बनाने की कोशिश करार दिया है और कहा है कि इसराइल पहले बम और फिर घेराबंदी से गजा को तोड़ रहा था और अब राहत पहुंचाने वाले हाथ भी काटे जा रहे हैं। मैसेज साफ है दोस्तों, अगर ये पाबंदियां नहीं हटी तो गजा में महज मदद नहीं रुकेगी, बल्कि गजा दम तोड़ देगा और सांसें तो घुटने लगी ही हैं। सीरिया की कैपिटल दमिश्क से एक खतरनाक ग्राउंड अपडेट सामने आई है। कल रात दमिश्क के माज़े इलाके में एक साथ 3 रॉकेट दागे गए। जानकारी के मुताबिक एक रॉकेट सीधे माज़े के मिलिट्री एयरबेस के करीब गिरा, लेकिन वहां किसी का नुकसान नहीं हुआ। बाकी 2 रॉकेट्स 2 इलाकों में गिरे, जिनमें से एक रॉकेट ने एक मस्जिद की गुंबद को चीर दिया, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इम्पैक्ट देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफ़ी पावरफुल हथियार इस्तेमाल किया गया था। अगर यही रॉकेट किसी रिहायशी बिल्डिंग पर गिरता तो बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था। नवंबर 2025 के बाद से दमिश्क के इसी माज़े इलाके पर यह तीसरा रॉकेट अटैक है। अब तक इस ताज़ा हमले की ना तो किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है, ना ही अटैक के पीछे का कोई मकसद सामने आ पाया है। यह पता चला है कि ये सब कुछ सिर्फ दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा है। अब कुछ अहम खबरें वेनेजुएला से। वेनेजुएला अब अमेरिका के कब्जे में रहेगा। बस झंडा अमेरिका का नहीं होगा, लेकिन सरकार और पावर अमेरिका के हाथ में ही होगी। जी, सही सुना आपने। अमेरिकन ऑफिशियल और अमेरिका की मिनिस्टर्स ही इस हुकूमत को चलाएंगे। अब अमेरिका ही वेनेजुएला को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखेगा, निजाम चलाएगा। और यह बात किसी अफवाहबाज ने नहीं कही, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, अमेरिका के सदर ने कही है। फ्लोरिडा में कल रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के किडनैप होने के बाद अमेरिका वेनेजुएला का कंट्रोल तब तक के लिए अपने हाथ में ले रहा है जब तक वहां हुकूमत का सेफ, प्रॉपर और जुडिशियस ट्रांजिशन नहीं हो जाता, यानी सत्ता हस्तांतरण सही लोगों तक नहीं हो जाता। ट्रंप का कहना है कि हम देश चलाएंगे, हम तब तक चलाएंगे वेनेजुएला को जब तक हालात सही नहीं हो जाते। और कब होंगे नोबडी नोस। वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई और आए और वही पुराना खेल दोहराए। 20 साल तक तो अफगानिस्तान को ठीक न कर पाई है। फिलहाल तो साफ लफ्जों में कहें, अभी वेनेजुएला अमेरिका के हवाले है। ट्रंप ने यह भी कहा कि मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं वो वेनेजुएला का निज़ाम संभालेंगे। ये इशारा सीधे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी फॉरेन मिनिस्टर, यूं समझ लीजिए, मार्को रूबियो और वॉर सेक्रेटरी यानी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ की तरफ था। ये लोग वेनेजुएला की हुकूमत चलाएंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला में पहले से ही अमेरिका की मौजूदगी है।
हालांकि जमीन पर ऐसा कोई साफ सबूत नजर नहीं आया। दोस्तों, कल सुबह अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला की कैपिटल काराकस समेत कई सूबों में सिविलियन और मिलिट्री टारगेट्स पर कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स की थी और वेनेजुएला के सदर को अमेरिकन फौजी किडनैप करके अपने साथ ले गए थे और उनकी बीवी को भी। अब असली सवाल यहीं से उठता है कि मादुरो से आजादी के नाम पर क्या वेनेजुएला के लोगों को एक नए मालिक की गुलामी के हवाले कर दिया गया है? क्या ये ट्रांजिशन है या सीधे सीधे कंट्रोल टेक ओवर? कहानी में आजादी का नाम है, लेकिन फैसले वॉशिंगटन में हो रहे हैं। ये नई तरह की गुलामी नहीं तो और क्या है? वेनेजुएला से पावर स्ट्रगल पर एक बड़ा बयान सामने आया है। वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने साफ कहा है कि निकोलस मादुरो ही वेनेजुएला के इकलौते प्रेसिडेंट हैं और कोई नहीं। असल में यह बयान उस वक्त आया जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात की दावा किया कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रिगेज को ओथ दिला दी गई है, शपथ दिला दी गई है, अब वो प्रेसिडेंट हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं है डेल्सी ने। काराकस से सरकारी टीवी पर लाइव आकर डेल्सी रोड्रिगेज ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। पैगाम एकदम साफ था कि सत्ता बदली नहीं है, कंट्रोल अभी भी मादुरो के हाथ में है, निकोलस मादुरो के। एक और खबर, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद एक तस्वीर शेयर की जो देख रहे हैं आप। इसमें मादुरो को अमेरिकी वॉरशिप यानी अमेरिका के जंगी समुद्री जहाज USS इवो जिमा पर दिखाया गया है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि मादुरो और उनकी बीवी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने पकड़ने के बाद सीधे समंदर में खड़े अमेरिकी वॉरशिप पर पहुंचा दिया। ट्रंप के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी फोर्सेस को सिर्फ कुछ चोटें आई हैं, कोई मौत नहीं हुई। इसका मतलब है कि फायरिंग हुई है, मुकाबला हुआ है। वेनेजुएला के फौजी इस मिशन में कितने फौजी मारे गए ये नहीं पता चला। अमेरिकी फौजी नहीं मरा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। तस्वीर सामने आते ही मादुरो की काराकस से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल तेज हो गई। लोगों ने मजम्मत की कि एक प्रेसिडेंट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका इसे कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन बता रहा है तो वहीं वेनेजुएला की सत्ता इसे साजिश और झूठा नैरेटिव करार दे रही है। एक तरफ वॉरशिप पर मादुरो की तस्वीर, दूसरी तरफ काराकस से इनकार और गुस्सा। वेनेजुएला अब सिर्फ सियासी नहीं, सीधा ग्लोबल टकराव का मैदान बनता जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वेनेजुएला की सीन से इजराइल बहुत खुश है और ईरान के लिए भी वही स्क्रिप्ट चाहता है कि वही सब कुछ ईरान में भी हो, कोई फोर्स आए और खामनेई साहब को उठा कर ले जाए। वेनेजुएला में जो हुआ उसे देखकर इस्राएल के चेहरे पर मुस्कुराहट है, लाजिम भी है। तेल अवीव में बैठे लोग और लीडर्स अब ईरान के लिए भी वैसी ही कहानी लिखे जाने के ख्वाब देखने लगे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बिल्ली के ख्वाब में हमेशा छींचड़े ही नजर आते हैं। दरअसल इस्राएल के अपोजिशन लीडर यायर लापिड ने एक्स पर खुलकर कहा कि ईरान के निज़ाम को वेनेजुएला में जो हो रहा है उस पर गौर से नजर रखनी चाहिए। लापिड का इशारा साफ था कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स, स्पेशल फोर्सेस की रेड और मादुरो की गिरफ्तारी तेहरान के लिए भी एक वार्निंग है। समझ लें और बाज आ जाएं, मान लें अमेरिका की शर्तें। उधर इस्राएल के डायस्पोरा मिनिस्टर अमिखाई चिकली ने तो और आगे बढ़कर कहा, मादुरो को हटाना और उस पर नार्को टेररिज्म का केस लगाना ग्लोबल एक्सेस ऑफ इविल के लिए बड़ा झटका है और ये सीधे आयतुल्लाह अली खामेनेई के नाम एक मैसेज है। ग्लोबल एक्सेस यानी कि ईरान जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, उसमें ईरान को जोड़कर इस्राएल ग्लोबल एक्सेस ऑफ इविल के नाम से इसे पुकारता है। फिलहाल तो आयतुल्लाह खामेनेई को वार्निंग दी जा रही है, यानी जो कल तक खुद खौफ में जी रहा था, आज वही इस्राएल चौड़ा होकर बोल रहा है कि आज वेनेजुएला तो कल ईरान की बारी है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है दोस्तों, हर मुल्क वेनेजुएला नहीं होता और हर स्क्रिप्ट हर जगह नहीं चलती। ईरान वेनेजुएला नहीं है, ये इस्राएल को पता है, लेकिन उसे समझ भी लेना चाहिए। बढ़ते आगे। ईरान में जारी एहतजाज पर सख्त लहजा सामने आ गया है। प्रोटेस्ट जारी हैं और अब सख्ती की बात शुरू हो चुकी है। 7 दिन से चल रहे मुल्क भर के प्रोटेस्ट 8वें दिन में दाखिल हो चुके हैं और पहली बार ईरान के रहबर आला सैयद अली खामेनेई ने खुलकर बयान दिया है। खामेनेई ने कहा है कि यह एहतजाज अपने आप से नहीं हुए, स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसके पीछे बाहर की ताकतों का हाथ है, साजिश है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक खामेनेई का कहना है कि कुछ भड़काए गए लोग और दुश्मन के एजेंट्स
بازار کے تاجروں کے پیچھے کھڑے ہو کر اسلام کے خلاف، ایران کے خلاف اور اسلامی نظام کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ خامنئی نے ان لوگوں کو دشمن کے مہرے قرار دیا اور اشارہ دیا کہ ایسے لوگوں سے اور ان کی طرف سے بنائے جا رہے حالات سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ یہ سیدھی وارننگ تھی، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ صاف پیغام ہے احتجاج اور اراجکتا یعنی پروٹیسٹ اور انارکی میں فرق کیا جائے گا۔ صاف پیغام ہے کہ پروٹیسٹرز کو بخشا جائے گا، دنگے پھیلانے والوں کو نہیں، اور جو حد پار کرے گا اس کے ساتھ نرمی نہیں ہوگی۔ ایران کی سڑکوں پر غصہ ہے اور تہران سے سخت جواب آتا دکھ رہا ہے۔ اب بات یمن کی، جہاں جنگ بہت ہو گئی، اب بات چیت کی بات ہو رہی ہے۔ یمن میں ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے۔ ایس ٹی سی نے سعودی عرب کے آفر کا خیر مقدم کر دیا جو کل تک ان پر ایئر سٹرائک کر رہا تھا۔ یمن کے ساؤتھ میں چل رہی تانا تنی کے بیچ سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل یعنی ایس ٹی سی نے سعودی عرب کی بات چیت والی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایس ٹی سی نے صاف کہا کہ سعودی عرب میں ساؤتھ یمن کی تمام طاقتوں کو بات چیت کے لیے بلانے کا سعودی عرب کا فیصلہ ایک پازیٹو قدم ہے، ہمیں بڑا اچھا لگا ہے۔ سعودی عرب کی فارن منسٹری کے بیان کے مطابق ریاض میں ہونے والی اس میٹنگ کی درخواست یمن کی پریزیڈنشل لیڈرشپ کاؤنسل کے چیف رشاد العلیمی نے کی تھی۔ پریزیڈنشل لیڈر کاؤنسل وہی ہے لیڈرشپ کاؤنسل جسے پوری دنیا میں یمن کی اصلی حکومت کے طور پر ریکگنیشن حاصل ہے۔ سعودی عرب نے ساؤتھ یمن کی سبھی سیاسی اور ملٹری فورسز سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بات چیت میں حصہ لیں تاکہ ایک کمپریہنسو ویژن تیار کیا جا سکے جو ساؤتھ یمن کے لوگوں کی امیدوں کو اور ان کی خواہشوں کو پورا کر سکے۔ مطلب صاف ہے، میدان جنگ سے ہٹ کر اب سعودی عرب ساؤتھ یمن کا مسئلہ ٹیبل پر سلجھانا چاہتا ہے اور ایس ٹی سی نام کا گروپ بھی اس میز پر آنا چاہتا ہے۔ امید ہے صاف گوئی سے اور فیکٹس کے ساتھ جو خبریں میں نے آپ کو دیں وہ خبریں بہت اچھی تو نہیں تھیں، لیکن میری کوشش نے آپ کو مایوس نہیں کیا ہوگا۔ میرا سلام قبول کیجیے اور اجازت دیجیے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔